जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है इसका, और वो उद्देश्य पूरा करने में दोनों लोगों की सहमति ज़रूरी है। उन दो लोगों की सहमति मतलब शिक्षक की और साथ ही साथ विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को 70% देना है और शिक्षक को 30% देना है। अब 70 और 30 का जो रेशियो है उसको थोड़ा सा अगर समझें तो मैं आपको कुछ ग्राफिक के साथ समझाना चाहूँगा कि 70 और 30 का मतलब क्या है। 70% और 30% का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। 70% का मतलब ये हुआ कि आपको पूरी तरीके से सिलेबस से लेकर के स्ट्रैटेजी तक काम करना है और 30% हम आपको दे देंगे। हमारा 30% ही आपसे मिलकर के सर ये 100% बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब तक कि आप हमारे 30% को नहीं लेंगे, हमारे का मतलब हमारे स्टाफ के द्वारा, यानी जितने भी आपके यहाँ सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में अगर आप 30 नहीं लोगे तो 70% में आप अधूरे रह जाओगे और कभी कंप्लीट नहीं होगे। यही वजह है कि हमें पूरी तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें बात समझना है सर, हमें बात ये समझना है। सबसे पहली बात कि आप ज्वाइन कर रहे हो एनडीए सीडीएस को, तो ज्वाइन करने से पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी का मतलब क्या है? डिस्कवरी मीन्स व्हाट? डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड, ध्यान देना, टू फाइंड, किसी भी चीज को खोजना। इट मीन्स डिस्कवरी ए प्लेस वेयर टू फाइंड ए गोल। आप सीधी सी बात आप समझ सकते हो कि डिस्कवरी एक ऐसी प्लेस है, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप अपने उद्देश्य को खोजते हो, अपने गोल को, अपने एम को खोजते हो। और एम किस में? डिफेंस के सेक्शन में आप जानते हो कि तमाम तरीके की सरकारी नौकरियां हैं और सरकारी नौकरियों में एक डिफेंस आता है, और इस डिफेंस के एरियाज में, डिफेंस के पोस्ट्स में आप अपने आप को क्या करते हो, वहां पर ले जाकर के चयनित करते हो। चयनित कैसे करते हो? इस डिफेंस एकेडमी में चयनित करने के लिए आपको टू फाइंड जैसा शब्द समझना पड़ता है। टू फाइंड इज अ फ्रेज, और ये फ्रेज क्या समझाता है कि खोजा जाता है क्या। हमारी डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी क्या खोजती है? उन बच्चों को खोजती है जो डिफेंस के लिए हों, उन बच्चों को तैयार करती है। खोजने का मतलब टू प्रिपेयर, तैयार करना, बच्चों को तैयार करने का ही डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी का ध्येय है। और ये ध्येय पूरी तरीके से कंप्लीट करता रहा है, करता रहेगा, कर भी रहा है। ये ध्येय पूरी तरीके से कंप्लीट होके रहता है। डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी, इस डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में हम पूरी तरह से उन कोर्सेस को रन कराते हैं जो कोर्स डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, मैं आपसे बता दूं, मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि डिस्कवरी में डिफेंस एकेडमी के तौर पर अगर हम कहें तो इस डिस्कवरी में डिफेंस की सभी पोस्ट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ मैं अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूं कि मैं बीके सर, आपका इंग्लिश टीचर, आपके साथ डिस्कशन के तौर को लेकर के चलना शुरू करते हैं। फर्स्टली आप जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने चाहते हो, तो जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स। जैसे कि आपने एग्जामिनेशंस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैंडेमिक होते हो, उसमें पैंडेमिक ना होकर के अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या? कॉन्फिडेंट का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर भरोसा आना चाहिए। भरोसे का मतलब जस्ट थिंक, आप सोचो कि आप जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हो तो परीक्षा की तैयारी करते वक्त क्या सोचते हो? दो चीजें, एक तो आप सोचते हो कि फेल ना हो जाऊं, पहली चीज, और दूसरी चीज कठिन पेपर होगा।
कठिन पेपर होगा। भाई साहब आप ये भी नेगेटिव चीज सोच रहे हो और ये भी आप नेगेटिव सोच रहे हो। आप इन दोनों को नेगेटिव अगर आपने सोच लिया, फिर से कह रहा हूं, अगर आपने थिंकिंग ही नेगेटिव ला ली तो सर यहां पे जो रिजल्ट आएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा मित्रों वो नेगेटिव ही आएगा। इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के आप सब लोगों के कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। पहली बात, फिर मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा ध्यान से, मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान सुनिएगा कि मैं इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के आपके कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट कराने के साथ साथ, फिर से कह रहा हूं ध्यान से समझना, कंप्लीट कराने के साथ साथ मैं इंग्लिश में आपको 100/95% की गारंटी देता हूं। 100/95% की गारंटी देता हूं। इस 5% को मैंने छोड़ दिया है। 5% को मैंने छोड़ा क्यों है? क्योंकि ना तो मैं पूरा हूं ना तो आप पूरा पढ़ सकते हो। बात को समझिएगा। 95% आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस आपसे बनते नजर आएंगे। आप सॉर्ट आउट कर लोगे, इजीली कर लोगे। कैसे कर लोगे? आ जाओ समझते हैं। जो मेजर थिंग है ना, जो मेन थिंग है, हमें जो समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know very well about the syllabus. What is the syllabus of the NDA examination and XY group also CDS, है ना? इन सब के आपको सिलेबस को पहले समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। किसी भी एग्जामिनेशन की बात मैं करूंगा, किसी भी एग्जामिनेशन की बात, चाहे IAS का हो या चाहे क्लर्क लेवल के 3rd ग्रेड की नौकरी हो, किसी भी सिलेबस के एग्जामिनेशन पर अगर हम टीका टिप्पणी करना चाहें तो पहले तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। किसका सिलेबस? हमारे इंग्लिश का। इस इंग्लिश के सिलेबस के अगर बात की जाए, अगर मैं कहूं, इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश सिलेबस इज द वेरी ब्रॉड सिलेबस ऑल्सो, यू नो ऑल्सो। अब आपको समझने वाली ये बात है कि आखिर हमारे पास जब क्वेश्चनिंग होती है आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो क्वेश्चन के बनाने का फॉर्मेट और उसमें जो भी नंबरिंग करने का, उनकी जो कॉपी को रिवॉल्यूट करने का जो मामला है वो क्या है, समझने की बात ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक ऑल्सो दैट इज सिलेबस, राइट? सिलेबस क्या है इस पूरे के पूरे हमारे आपके NDA CDS या फिर XY ग्रुप का, राइट? हमारे पास सिलेबस इंग्लिश का सिलेबस 3 सेक्शंस में बंटता है। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 सेक्शन में इंग्लिश का सिलेबस बंटता है, जिसमें से एक आपका हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, और एक आपका वोकैब। 3 सेक्शन आपके इस पूरे के पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं। मेरे सभी एस्पिरेंट्स, हमारे सभी NDA, जितने भी NDA की तैयारी, CDS या फिर XY ग्रुप की तैयारी करने वाले हमारे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़ाई में आपको सबसे पहले वेपन लेना पड़ेगा, सबसे पहले वेपन को चलाने का तरीका सोचना पड़ेगा, सबसे पहले वेपन को पकड़ने के तरीकों को समझना पड़ेगा, तब आप उन सब का यूज कर पाओगे। आपको मैं ग्रामर तो दे दूं, आपको मैं नाउन तो पढ़ा दूं, आपको मैं प्रोनाउन तो पढ़ा दूं, मगर इसके पहले अगर मैंने नाउन के यूज की बात नहीं बताई, देन हाउ कैन यूज टू इजीली नाउन इन द सेंटेंस? नेवर बी पॉसिबल टू गेट दिस, राइट? अब देखो यहां पे अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए और ग्रामर की बात की जाए, वोकैबुलरी की बात की जाए, 3 सेक्शन हमारे ग्रामर के सेंस की बात हुई, और 3 सेक्शन में, इन 3 सेक्शन की बात मैं करना चाहूंगा कि ग्रामर के पोर्शन को कितने पार्ट्स में बांटा। ध्यान देना, आपके यहाँ जो सिलेबस है, जैसे स्पॉट द एरर आता है, मैं उसका डिटेल एनालिसिस दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ग्रामर में अगर मैं कहूं तो वॉइस इसके साथ नैरेशन, राइट? पार्ट्स
पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। एक बात का ध्यान देना, इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आल्सो, राइट। मगर सम कंडीशन एंड सिचुएशंस हैव कि यहां हमें रखना पड़ता है इंटरजेक्शन। हमें यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को देखने को मिला। और इसके बाद हमें यहां पर मिल जाता है क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। और इसके बाद आपको बहुत सारी, जैसे क्लोज टेस्ट के बाद पैराजंबल आपको मिल जाता है, और आपको फिलर्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे आपको इस तरीके से वेपन मिलेंगे इस लड़ाई के लिए। ये सारे वेपन्स हैं, ये सारी क्या है, गन्स हैं। ये सब के सब AK-47 हैं आपके इस NDA के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ये जो हमारे पास आया समझकर बातें, इस बात को समझने और समझाने का दौर हम शुरू करेंगे। मगर हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के सेंस में अगर मैं बात करना चाहूँ, कॉम्प्रिहेंशन के सेंस में बहुत बड़े बड़े डाउट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको मैं यहां बता रहा हूं वो सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझते से सीखते चलना है, ठीक है ना, एक चीजें। तो ये हुआ आपका नाउन का पार्ट, ये हो प्रोनाउन का, ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट। अब इसके बाद हमने वॉइस को देख लिया, नरेशन को देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया, क्लोज टेस्ट देख लिया, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट देख लिया, पैराजंबल देख लिया, फिलर्स देख लिया, राइट। अब देखते हैं एक छोटी सी बात है, ये हुआ आपका पैसेज। इसी को पैसेज के नाम से भी जानते हैं लोग इसी को। और इसी को हम लोग बहुत ही इसमें डर जाते हैं, समझना हमारे बस का नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं आपका BK मिश्रा इस पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन को इतना इजीली कराएगा कि यू कांट नेवर थिंक। आ जाओ देख लो कैसे कराएगा। इस बात को समझने और समझाने का तौर और शुरू सिलसिला अगर किया जाए तो कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए बहुत सरल तरीका क्या है, देख लो। आपके पास कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात आ जाए, कोई लंबा सा पैसेज लिख के आ जाए, कोई लंबा सा पैसेज आपके सामने लिख के ऐसे मैं दे दूं। अब आप इस लंबे से पैसेज को पढ़ना शुरू करते हो और पढ़ते आप इतना इसमें एकदम डूब जाओगे कि यही आपको कठिन लगने लगेगा। यू नो एग्जामिनेशन 80% एंड 20% के रेशियो से क्वेश्चन बनाता है, 80 और 20% के। 80-20% का मतलब क्या हुआ, 80% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं, 80% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़े तो रहोगे मगर उसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे। और ये 20% क्वेश्चन ही इन 80% क्वेश्चन को बर्बाद कर देता है। यही वजह है कि आपसे जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आते हैं ना, साइकोलॉजिकल वे में समझ में आते हैं। हम जो भी क्वेश्चंस आप सब लोगों के एग्जामिनेशन के पेपर्स में देखने को मिलता है ना, वो सब एक साइकोलॉजिकल वे में होता है। साइकोलॉजिकल का मतलब हर एक 5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हार्ड लगा देंगे। हर एक 5 क्वेश्चन, जैसे ही 5 क्वेश्चन के बाद आपने 4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन आपने हार्ड देखा ना, तो वो हार्ड देखने के बाद ऊपर के 2-3 क्वेश्चन, नीचे के 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग से ऐसे ही निकल जाएगा। इस वजह से साइकोलॉजिकल तरीका है ये क्वेश्चन बनाने का। यहां पर पैसेज की बात की जाए तो पैसेज हमारे पास मिलकर के करीब 150, 200, 300, 400 शब्दों में आ जाता है। अब इतना लंबा पैसेज हम पढ़ें कैसे, सॉल्व कैसे करें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जरा सा आप हिंदी के पैसेज को और एक तरफ मैं इंग्लिश के पैसेज को दे दूँ, एक तरफ हिंदी के पैसेज को, एक तरफ इंग्लिश के पैसेज के, और इसके मैं 4 क्वेश्चन और इसके भी मैं 4 क्वेश्चन दे दूं। 4 क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप हिंदी के 3 क्वेश्चन तो
प्रॉपर सही करोगे, चौथा भी हो सकता है सही कर दो, मगर इंग्लिश के नहीं कर पाते। ऐसी वजह क्या है, मुझे बताओगे क्या? मुझे बताओगे क्या? क्या आपको हिंदी की ग्रामर बहुत अच्छी आती है? क्या आपको हिंदी की ग्रामर बहुत अच्छी आती है, या फिर हिंदी का वोकैब बहुत अच्छा आता है? आपको हिंदी का शब्दकोश बहुत अच्छा आता है ना? बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आपको ग्रामर और वोकैब बहुत अच्छी आएगी तभी आप पैसे सॉल्व कर पाओगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का ओनली वन वे, और वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू हैव टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। सर, आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में सॉल्व होंगे। बस हाँ, सॉल्व करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, वो मैं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा। एक एक पैसेज आपकी ऐसे उंगलियों से ना सॉल्व करा दिया तो कहना एक एक क्वेश्चन, बशर्ते हाँ इतना है कि पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा। मैं एक गारंटी आपको देना चाहूंगा कि मैं आपके एनडीए हो या सीडीएस हो, कैसा भी एग्जामिनेशन हो, मैं निकलवाऊंगा। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, मैं निकलवाऊंगा आपके एग्जामिनेशन को। मगर हाँ आप निकालने की गारंटी दो, तब आप निकालने की गारंटी दो, मैं निकलवाऊंगा। नो नीड टू वरी अबाउट द एग्जामिनेशन बिकॉज आई एम विथ यू। ध्यान देना, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, परेशान होने की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में आप एक बार जुड़ो और फिर देखो, जो लोग सिलेक्शन पाए हैं उनसे मिलो और पूछो कि क्या मिलता है, कंटेंट क्या देते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। पढ़ाने का तरीका तो आप देख ही लोगे, इस तरीके से सिलेबस की अगर हम बात करें, तो ये हुआ आपका एक बेसिक सा सिलेबस। इसके बाद हम वोकैब की अगर बात करते हैं, वोकैब की, तो वोकैब को लेकर के जो भी आपके पास भ्रम है खत्म हो जाएगा, परेशान मत होना। वोकैब को लेकर के एक चीज समझ में आई कि हमें यहां पर सिनोनिम्स चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस चाहिए, ईडियम्स चाहिए भैया, ईडियम और फ्रेज चाहिए, है ना। इस तरीके से हमें वोकैब चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं कि ग्रामर पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामर पोर्शन में एक नाउन, एक वर्ब और एक आपका प्रेपोजिशन, अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है, क्या नाउन, वर्ब और प्रेपोजिशन, तो आप एक चीज बहुत बेहतर कर लोगे, इसमें से फिलर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर लोगे, PQRS के सेंटेंसेस को आप अरेंज कर लोगे। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं, अच्छा एक चीज आती है, अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक शब्द है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि यहां पे जो नहीं लिखा है मत समझना कि वो है नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो व्हेन वी टॉक अबाउट ये वॉइस एंड नरेशन, जब हम वॉइस एंड नरेशन की बात करेंगे ना, तो उस समय उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉइस एंड नरेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स ऑल्सो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज मेक्स विद टू वर्ड्स, ट्रांस एंड द फॉर्मेशन, एंड द ट्रांस मीन्स ऑल्सो द टू चेंज और फॉर्मेशन, दैट मीन्स इज फॉर्मेशन, फॉर्म में, उनके स्ट्रक्चर में। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बदलाव तुम्हारा जो मन करे कर दो, मगर उसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसी समय हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अब यहाँ पे इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो थोड़ी सी बातचीत आगे किया जाए, राइट। अब यहाँ पे अगर पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के अगर डाउट हो तो बताओ, कॉम्प्रिहेंशन को लेके। और एक चीज, जितने भी ग्रामर के सेक्शंस आपको मैं दूंगा, वो सब के सब इस कदर होंगे कि मे बी शायद आप ही जानते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं बेचारे, जिनको लीगल तरीके से वो तैयारी नहीं हो पाई है। लीगल तरीके से पैसे तो दे देते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, टीचर से पैसे तो ले लेते हैं, मगर उससे ओरिएंटेड चीज़ें नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आज बच्चों के सामने खड़ी है। और ये डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी उन बच्चों की सारी समस्याओं को समझते हुए
सभी तरह की क्लास को रन कराते हैं, सभी तरह के क्लास को। मेरी बात सुनना, अगर मैं कहता हूं कि तुम एनडीए की तैयारी करने आए हो, ध्यान से समझना। एनडीए का मीन्स आपका, एनडीए का मतलब हुआ नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ध्यान से समझना, नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर बात की जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर बात की जाए, अगर आप इसको पास करने के लिए एग्जामिनेशन पर बैठना चाह रहे हो तो इस पर जितनी भी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी, जितनी अंतर्गत होंगी, उस सभी चीज़ों को आपको देखना और समझना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे समझना और देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, समझना देखने पढ़ने के साथ साथ सभी चीज़ों को आपको कवर अप करना पड़ेगा, सबको आपको कवर अप करना पड़ेगा, तभी तो आप इस पर सफल होंगे, तभी तो आप सफल होंगे। सीधी सी बात जान लो मेरे दोस्त, सीधी सी बात जान लो, आपका घर प्रयागराज में है, आपका घर प्रयागराज में है, आपको जाना है कानपुर, आपको जाना है कानपुर। कानपुर जाना सर आपका एम है। एम का मतलब कोई भी आपकी प्लानिंग। एम का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज, एम का मतलब एक ये हो जाता है कि ए गोल दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड, राइट। एक आपकी थिंकिंग, एम का मतलब ये होता है, गोल का मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसा एक्शन जो डिटरमाइंड हो, पूरी तरीके से फिक्स्ड हो कि हमें करना है तो करना है, राइट। यानी हमें आई विल डू, नॉट आई शैल डू। बात समझ रहे हो? आई विल डू, नॉट आई शैल डू। सर आई विल डू, इट मीन्स दैट्स नेसेसरी टू डू, बट शैल मीन्स अननेसेसरी टू डू। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये कहना है आई विल डू, मैं करूंगा या किसी कीमत पर, कोई भी बात हो किसी भी कीमत पर मैं करूंगा। यानी कानपुर जाना अगर आपका एम हुआ और प्रयागराज से चलना है, फिर से समझना मेरी बात, आप डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में आए, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी पे, डिफेंस एकेडमी पे आए, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी पे आए और आपको जाना है एनडीए, सीडीएस, एनडीए, सीडीएस, आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है। तो ध्यान देना, ये आपका रेस्ट, यानी कि ये आपका स्टार्ट पॉइंट हुआ और ये आपका डेस्टिनेशन हुआ। तो स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए डेस्टिनेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी भी डेस्टिनेशंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को आपको यहां फिल करते चलना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस बात को। अगर आपको इसी तरह से अगर कानपुर जाना है तो आपको देखना पड़ेगा 8 बजे की बस है, तो आपको अपने घर से ऐसे टाइम पे निकलना है कि उस टाइम पर आप बस पहुंच जाओ और बस की एक सीट मिल जाए। सेम वे आपको डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में आना है और डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में कब और किस वक्त जाना है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड। दोस्तों, आपको डिसाइड करना है और डिसाइड करने के बाद आप यहां आओ और ये ध्यान रखो कि डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी की सीटें फुल ना होने पाए, सीट फुल होने से पहले आपको यहां पर पहुंचना है और एक सीट लेकर के बैठ जाना है। जैसे बस में टिकट ले लेते हो, ऐसे ही कोचिंग में डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी के कोचिंग के ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आकर के फीस पेड करके आप एक सीट बुक कर लो और उसके बाद यहाँ की जर्नी शुरू कर दो और कानपुर की जर्नी शुरू कर दो। अब मेरी बात समझना, आप बस में बैठ गए, टिकट में मिल गई, सब कुछ हो गया, अब बस चल पड़ी, यानी आप डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में आ गए, एडमिशन मिल गया, अब क्लासेस चल पड़ी। अब मेरी बात समझना, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। अब जब बस ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर से आपको मतलब नहीं है। अब आपका टाइम है, मान लो एग्जामिनेशन है और आपका टाइम है मान के चलो 2 बजे पीएम में,
2 बजे PM में। एनडीए का भी आपका समय है 18 साल, 22 साल, 21 साल, है ना, जो भी 21 ईयर। आप अभी 2 साल का वक्त आपके पास है और ये 2 साल के वक्त में ही आपको डिस्कवरी से लेकर के इस एम तक पहुंचना है। 2 साल का वक्त है और इन 2 सालों के वक्त में आपको ये बात समझना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने कहा यहां पर डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी से लेकर एनडीए सीडीएस तक जाने वाली बात, यहां पे आपको ये समझ में आया कि आप बस में बैठे हो और अपने समय को भी देख रहे हो, बार बार अपने समय को देख रहे हो, यार लेट ना हो जाए, यार लेट ना हो जाए। उसी तरह से आप क्लास में आकर के बैठ करके ये ध्यान देना, समय का ये ध्यान देना कि मैं जितनी जल्दी हो सके, जल्दी का मतलब हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, मगर आपको अपने समय को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, यूटिलाइज करना। बाकी एक चीज बता दूं, यूपीएससी इसको कराती है और यूपीएससी का पेपर एक लेवल का पेपर होता है और इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बात को समझिएगा, समय देना पड़ेगा और समय ही देने से ही काम होना है। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाने से भी कुछ नहीं होगा। अब आपको यहां पर पहुंचने के लिए समय की पाबंदी हुई और समय की पाबंदी के साथ आपको बीच में बस रुकी तो भूख लगी तो खा लिए, नहीं भूख लगी तो कोई बात नहीं, पानी लगी, प्यास लगा, जो भी वो बीच में करते गए और उसी तरीके से आप डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में ऐड होकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बीच में जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है, टेस्ट लेना है, कोचिंग वाले टेस्ट लेंगे आपसे, है ना, और टेस्ट लेकर के नंबर अनाउंसमेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, नंबर अनाउंसमेंट होगा, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन तक आपको करना है। आपको पता है, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वेरी टफेस्ट पॉइंट जब हम एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं तो वो टफेस्ट पॉइंट क्या है? वो टफेस्ट पॉइंट है कि फॉर्म भरने से लेकर के एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक के बीच का जो पेशेंस है, ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस हुआ और ये सिलेबस ही हमें समझना है, क्योंकि सिलेबस हमारा क्या है? हमारे एग्जामिनेशन का, हमारे पूरे के पूरे पेपर का, हमारे आपके पूरे के पूरे करियर का क्या है? बेसिक्स है। यहीं से बात आपकी शुरू होगी और यहीं से बात आपकी खत्म होगी। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन इलाहाबाद, कि बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी करने वाले और कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अच्छे से सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप अच्छे से सिलेबस को नहीं समझोगे, एग्जामिनेशन पास करना बहुत मुश्किल है। Before you attempt examinations, just you have to understand very well what syllabus. सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको नोट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ समझना, हम जो वोकैब की बात कर रहे थे, वोकैबुलरी की बात कर रहा था ना। वोकैबुलरी हम 2 सेंस में याद करेंगे। एक याद करेंगे आपके रूट पर, एक रूट पर याद करेंगे। रूट मतलब जानते हो, बता दूंगा। एक हम याद करेंगे नेमोनिक्स पर। रूट का मतलब होता है इनिशियल ऑफ एनी वर्ड, इनिशियल ऑफ एनी वर्ड, किसी भी शब्द की उत्पत्ति यानी शुरुआत। कुल मिला के जैसे हम लोग लॉजी शब्द अगर ले लिए, तो इसी में हमने पहले क्या कर दिए? बायो लगा दिए, बायोलॉजी शब्द बन गया। यानी एक चीज समझ में आई कि एक चीज यहां से समझ में आती है कि रूट जानते हो क्या है? एफिक्सेस कहलाता है। इसे कहते हैं क्या? एफिक्सेस। ये एफिक्सेस है और इसे 2 पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स हुआ किसी भी रूट के पहले लगने वाला, और सफिक्स हुआ किसी भी रूट के बाद लगने वाला। यानी रूट अपने आप में खुद की मीनिंग देता ही देता है, साथ में उसके साथ
आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके उसे मीनिंग और बढ़ा देते हो, राइट। और रही बात नेमोनिक्स की, तो नेमोनिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ छोटी छोटी कहानियां हम लोग ऐड करके इसको याद करते हैं। जैसे एक शब्द है सबैटिकल, आपके एनडीए में पूछा गया है शब्द, ये सबैटिकल शब्द की मीनिंग पूछी गई थी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो सबैटिकल को हम नेमोनिक्स के थ्रू अगर याद करें तो हम कहेंगे सब बातें कल। सबैटिकल को सब बातें कल के सेंस में जोड़ करके हम याद करेंगे। सब बातों का कल का मतलब हुआ टू लीव अनदर डे, किसी अन्य दिन के लिए बातों को छोड़ देना, समझ लेना, ठीक है ना। यानी कि सबैटिकल को इस तरीके से हम याद करेंगे। एक एक शब्द आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना है, छप जाना है। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में अभी से बिठा लो। इंग्लिश को लेकर के मैंने पहले ही स्टेटमेंट आपको दे दिया, 95% की मैंने बात गारंटी ले ली। अब वो 95% की गारंटी मैंने तब ली है जब आप अपना पूरा 100% दोगे तब, राइट। अगर सीधी सी बात जान लो, सीधी सी बात समझने वाली बात कि अगर आपको प्यास ही ना लगे तो हम अमृत लेके भी खड़े रहेंगे, आप नहीं पियोगे। आपको प्यासा होना जरूरी है मेरे दोस्तों, आपको नौकरी के लिए एनडीए सीडीएस के लिए भूखा होना जरूरी है। सर्व तो हम करेंगे, इंग्लिश को सर्व मैं करूंगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। और मेरी सर्विस में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। इस तरीके से आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात अगर समझ आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैं समझ में क्यों नहीं आएगी, मैं ये नहीं समझ पाता, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से हिंदी में लेक्चर होंगे, ठीक है ना, बाइलिंगुअल लेक्चर होंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चा आता कहाँ से है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। और इस तरीके से अगर बातचीत हो तो कुल मिला के एक चीज़ का डिस्कशन हमें करना ज़रूरी लगा। पूछिए क्या, आ जाओ देख लेते हैं। हम इंग्लिश की बात कर ही रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी अधूरी ना रहने पाए कि इंग्लिश अपने आप में एक क्या है भैया, लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा, भाषा क्या है? भाषा का एक लिटरेसी होती है इसकी, ये एक इसकी लिटरेसी होती है। अच्छा, इसी में एक और चीज ऐड होती है जिसे कहते हैं वर्नाकुलर। यही भाषा में एक चीज और ऐड होती है जिसे कहते हैं वर्नाकुलर। अच्छा, वर्नाकुलर का मतलब होता है हिंदी में बोली। अच्छा, बोली और भाषा में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। बोली और भाषा में बहुत अंतर है। बोली का मतलब क्या हुआ कि बोली अलग अलग प्लेसेस की अपनी हो सकती है, मगर भाषा अपनी नहीं हो सकती है। अगर मैंने कह दिया मेरी भाषा हिंदी है, तो फिर हिंदी पूरे जगत की, यहाँ पूरे भारत की हिंदी भाषा होगी। मगर अगर मैंने बोली की बात कही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में या जौनपुर में बोला जाता खड़ा रहा आवतानी, तो ये खड़ा रहा आवतानी सर, ये क्या हुआ कि वर्नाकुलर हुआ, और खड़े रहिए आ रहा हूं, ये हुई भाषा। बात समझ में आ गई? तो इसी क्रम में अगर आगे चलने की कोशिश की जाए तो लैंग्वेज जो मिलकर बना, लैंग्वेज भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, उसे हमने कहा भैया सेंटेंस। वाक्यों से मिलकर लैंग्वेज बना है ना, कई सारे वाक्य को मिलाकर के एक भाषा की तैयारी की, और एक भाषा ही क्या हुई, वो अंग्रेजी हुई, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद अगर कहा जाए तो ये वर्ड से मिलकर बना, बहुत सारे शब्द हुए जहां से सेंटेंस बनता नजर आया। और इसके बाद अगर हम वर्ड की बात करें तो ये एक चीज से मिलकर बना, अल्फाबेट। भैया एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, राइट। देखो, एक क्वेश्चन आपके यहां एनडीए में पूछा गया, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया 26 लेटर्स इन इंग्लिश
अल्फाबेट्स। क्वेश्चन ही पूछा गया कि 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको बताना चाहूंगा कि स्पॉट द एरर में ये क्वेश्चन पूछा, बाद में नो एरर की बात आ गई, बच्चे सब नो एरर लगा के चले आए। पूछो क्यों? उन्होंने कहा भैया यहाँ 26 लिखा है तो यहाँ अल्फाबेट हम देंगे। क्यों दोगे यार, क्यों दोगे? आप अल्फाबेट को प्लूरल बनाओगे क्यों? और ये तो अन इंग्लिश हुई, ये अन इंग्लिश हुई भाई साहब। अल्फाबेट अपने आप में, अल्फाबेट अपने आप में 26 लेटर्स का समूह है, 26 लेटर्स का ग्रुप है। तो फिर एस लगा करके तुम इसमें पागलपंती क्यों करते हो? पागलपंती नहीं की जाती भाई, लॉजिक पर काम करना चाहिए, लॉजिक पर काम करना चाहिए। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, दैट्स नॉट नेसेसरी टू द करेक्ट बाय द रूल। अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान देना इस बात को, राइट? आपको फंक्शनल पढ़ना है। क्या करना है? फंक्शनल पढ़ना है। हमें जो ग्रामर पढ़नी है फंक्शनल लेवल पर पढ़नी है, और फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन, और फंक्शन यानी हमें जो ग्रामर पढ़नी है वो पढ़नी है फंक्शनल लेवल पर। और ये जो फंक्शनल लेवल का अगर बात की जाए तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है टू यूज़, किसी भी चीज़ का प्रयोग। और जब तक किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करोगे तब तक यूज़ नहीं समझ में आएगा। लिखी हुई बातचीत, राम, बहुत अटपटी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत अटपटी बात कहने जा रहा हूँ। राम शब्द क्या है? आप कहोगे सर प्रॉपर नाउन है, और मैं कहूँगा भैया ये एक वर्ब है। भैया कहानी गड़बड़ यहीं से होना शुरू, यहीं से होना शुरू। आपकी नॉलेज जितनी है बचा के रखिए, जितना मैं दे दूंगा गेन कर लो, गारंटी देता हूं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अंग्रेजी से मात नहीं खाओगे। मैंने कहा ये वर्ब है। वर्ब शब्द क्या है? वर्ब शब्द एक सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके देख लेना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके देख लेना कि वर्ब शब्द का मतलब एक वर्ड दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है। इट मीन्स एवरी वर्ड्स इज अ वर्ब ऑल्सो इन द इंग्लिश। पूरे के पूरे अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं वो सब वर्ब कहलाए, और ये शब्द हुआ, वर्ब का मतलब हुआ शब्द। क्यों? इसी को वर्बस, वर्बस एक शब्द दिया, वर्बेटिम एक शब्द दिया, यानी इसी से एक शब्द बनता नजर आया। वर्ब मतलब वो क्रिया नहीं हुई। जरा सा मेरे साथ जुड़िएगा, उसके बाद मैं इंग्लिश की किस तरीके से पोस्टमार्टम करता हूं आप देखना, और आपके सिलेबस में क्या आता है, मेरे पढ़ाई से क्या नहीं आता, जस्टिफाइड करते रहना। अब यहाँ पे टू यूज, फंक्शनल समझना है, ध्यान देना, फंक्शनल समझना है, ध्यान देना। किसी भी शब्द का सेंटेंस में कोई भी शब्द लिखा है, उसके लिखने से नेवर बी जस्टिफाइड टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने क्या कहा? आप किसी भी सेंटेंस में लिखा मिल जाए क्या, कोई भी शब्द, तो आप कभी जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मगर जैसे ही आप उसका यूज समझोगे ना, यूज, तभी आपको समझ में आएगा कि वो क्या लिखा है, नाउन लिखा है, प्रोनाउन लिखा है, वर्ब लिखा है। यानी अगर हम कहें रमेश गोज टू मार्केट मेरे दोस्त, अब बताना जरा सा एक बात मुझे बताओ, लिखा मिला नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, समझना, इसके बाद में एक एक बात पर आपसे डिस्कस करूंगा। लिखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक लेवल। ये एकेडमिक लेवल के डेफिनेशन हुई। आप एकेडमिक लेवल के डेफिनेशन से ग्रेजुएट लेवल की नौकरी आप नहीं पा सकते, नहीं कर सकते। इस वजह से हमें ग्रेजुएट लेवल की नौकरी पर समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझना पड़ेगा, हमें शब्दों के यूज के हिसाब से जस्टिफाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस। इस सेंटेंस की अगर बात की जाए, राम इज नाउन ऑल्सो। क्यों नाउन है? ये वजह है, इसकी वजह है, और इसकी वजह मैं बताऊंगा। अभी नहीं, मेरे साथ आप जुड़ो और क्लास में आकर मेरे साथ बैठो, मेरे साथ क्लास में आप ऑनलाइन आओ या ऑफलाइन आओ, इन सब का जिक्र मैं करता नजर आऊंगा। और ये मार्केट सब, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, दिस इज द प्लेस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इज अ नाउन, बट देयर इज नॉट अ नाउन, देयर इज ऑल्सो द वर्क्स एज एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द सेंटेंस।
सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस का यहां पर ये काम कर रहा है, ये काम नाउन का नहीं कर रहा है। इट मींस दैट्स क्लियर आल्सो कि रिटन वर्ड्स आल्सो इन द सेंटेंस, शब्द क्या काम कर रहा है ये समझना पड़ेगा। हमें समझना ये पड़ेगा कि सेंटेंस काम क्या कर रहा है, उस पूरे के पूरे सेंटेंस में शब्द का काम क्या है, उसके काम के हिसाब से हम उसको जस्टिफाइड करेंगे कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस फंक्शनल लेवल की बात हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो इस फंक्शनल लेवल की बात कर लें थोड़ी सी बातचीत को लेकर, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब अगर इस अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो ये दो तरह के हुए, एक आपका वॉल्स हुआ, वॉल्स, और एक कॉन्सोनेंट। ध्यान देना, वॉवेल नहीं होता, वॉल साउंड होता है। मिस स्पेलिंग यानी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का खास फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या फायदा है? अगर आप प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ करोगे तो आपके यहाँ एग्जामिनेशन में शब्दों को पूछता भी है, शब्दों को पूछता है। अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी गड़बड़ है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाओगे, स्पेलिंग एरर्स आपके यहाँ पूछता है, अच्छे पैमाने पर क्वेश्चन पूछता है। आप ही के यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, आप ही के यहाँ पूछा गया क्वेश्चन भैया, आप ही के यहाँ पूछा गया क्वेश्चन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन दैट इज करेक्ट ऑल्सो, राइट, बट देयर इज इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। क्यों? इसकी वजह है आपको पढ़ना क्या है, हमें रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है। क्या होता है भैया? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, RASTRAURANT, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हम इसको याद करते हैं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट, इसे रेस्टोरेंट कहा जाता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहा जाता है, नॉट रेस्टोरेंट। अगर तुम रेस्टोरेंट बोलोगे तब तो सही है, फिर आपके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सही है, फिर नहीं, गड़बड़ मत करना भाई, गड़बड़ मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश इज नॉट अ टफेस्ट पॉइंट, इंग्लिश इज अ वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत सरल है भाई, भाई मेरे बहुत सरल है इंग्लिश, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझ में आती नजर आई, वॉल्स आपके पास 5 नजर आए, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट आपके पास बचे 21 यानी B-C-D-F-Z, है ना, ये आपके 21 नजर आए, ये आपके 21 नजर आए। एक चीज और समझना, एक बात समझने लायक, पूछो क्या? समझने लायक ये है, जब भी शब्द बना ना, जब भी शब्द बना तो कहीं ना कहीं साउंड हुई होगी सर, साउंड हुई होगी। जब तक साउंड नहीं होगी तो शब्द नहीं बनेगा यार, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक साउंड नहीं होगा तब तक शब्द नहीं बनेगा, जब तक साउंड नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेगा। यही साउंड सर दो तरह की बांटी गई, और एक आपकी बांटी गई वॉल्स में और एक कॉन्सोनेंट में। बांटने की वजह ये रही कि वाउल साउंड्स हमारे पास साउंड्स हुए 44 तरीके के, जिसमें से 20 साउंड्स प्रोड्यूस करता है वाउल्स, 24 साउंड प्रोड्यूस करता है कौन? कॉन्सोनेंट साउंड। यानी वाउल साउंड्स पूरी तरीके से 20 साउंड प्रोड्यूस करता है और 24 साउंड प्रोड्यूस करने का काम कॉन्सोनेंट करता है। तो वाउल एंड कॉन्सोनेंट को मिला करके 44 साउंड इंग्लिश के ग्रामर में आपके, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे शब्दों में, तमाम शब्दों में चीज़ें साइलेंट भी होती हैं, लेटर साइलेंट भी हो जाते हैं। यही वजह है कि लेटर्स साइलेंट भी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इतनी सी बातचीत को लेकर आप थोड़ा सा मंथन करना, विचार करना, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें, अब देखो यहाँ पे जब भी वर्ड तो हमें समझ में आ गया कि हम साउंड को लेकर के समझने वाले हैं, है ना, ये समझ में आ गया कि साउंड को लेकर बात करेंगे। 44 तरीके की साउंड हुआ, यानी कि 20 तरह का साउंड हमारे वॉल्स के पास हुआ, वॉल के पास हुआ, 24 तरीके का साउंड कॉन्सोनेंट के पास हुआ। बोलो,
है ना। इसके बाद सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सेंटेंस बनकर जन्म कहाँ से हुआ इसका? सेंटेंस का जन्म होता है मेरे दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, एडवर्ब, preposition, not preposition, preposition, conjunction, not conjunction, interjection, interjection। 8 पार्ट्स हमारे पास हैं और आपको बताना मैं चाहूँगा, मुझे बताने में बड़ा ही खुशी होगी कि यही वो 8 पार्ट्स हैं मेरे दोस्त, यही 8 पार्ट्स हैं जो आपके स्पॉट द एरर, फिलर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझने में आपको सहूलियत देंगे। दूसरी बात, इस प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का पूरी तरीके से हमें वॉइस और नैरेशन में इसका परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अगर हम इनिशियल नहीं जानते रहेंगे, वर्ब का भी यहीं पर काम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और जितने भी आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे वो सब के सब टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस के ओरिएंटेड होंगे। एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन ही डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी की क्वालिटी है। इसको ध्यान देना, यानी कि आप एक टैगलाइन याद रखना कि संकल्पित रहें आप, समर्पित हैं हम। इस बात को, इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा के साथ तैयारी करते चलना, ठीक है। और फिर इसके बाद अब ये जो सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें एक और चीज़ समझना होता है, और वो जो समझने के सेंस में जो बातें होती हैं उन पर हमें ये सिलेबस हुआ नॉर्मल सा, और उसके बाद सिलेबस के बाद जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो शुरुआत जो हमारी होगी वो एक टॉपिक से एक पॉइंट आउट को लेकर के सभी चीज़ों को यानी कवर करते हुए आपके सभी तरह के एग्जामिनेशन को मीन्स डिफेंस के सभी उन एग्जामिनेशंस को पॉइंट आउट करते हुए, समझाते समझते हुए चीज़ों को हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे, डिलीवर करेंगे आप तक, और पूरी तरह से आप कमर कस लो, मेहनत करना शुरू कर दो, और साथ ही साथ आप इन लिखी हुई बातचीत को समझना। हम हमेशा की बात करूंगा कि 0 to ज़ेनिथ की बात होनी चाहिए, यानी शून्य से शिखर की बात होगी। और इसके अलावा आप सबको बिल्कुल बेइंतहा उस कदर प्रैक्टिस और इस कदर क्वेश्चंस आप सबसे करा दिए जाएंगे कि हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर, हमारे द्वारा दिया गया PDF, हमारे द्वारा दिया गया शीट आप अगर सजोकर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका काम बन जाना है, इसकी गारंटी है। आप सब लोग बस लग जाओ, बस लगना है आपको। इसके बाद आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आ सकती कभी, किसी भी लेवल पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सब लोग तैयारी करिए। तैयारी करने के साथ साथ यानी 0 to ज़ेनिथ की बात करनी है, तो इस कदर आपको तैयारी करना है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो कायदे की बात इतनी सी है। और फिर हम सब लोग यानी कि एक सिलेबस को लेकर के काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और साथ ही साथ जब हम
पॉइंट्स की बात करना शुरू करेंगे, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करना शुरू करेंगे, नरेशन की बात करना शुरू करेंगे, वॉइस की बात करना शुरू करेंगे, फिलर्स की बात करना शुरू करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करना शुरू करेंगे, पीक्यूआरएस की बात करना शुरू करेंगे, पैराजंबल की बात करना शुरू करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करना शुरू करेंगे। तो इन सब को लेकर मीन्स इन सब को लेकर जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करूंगा, कोई भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा, इस टॉपिक को जीरो से लेकर चलेंगे। जीरो से का मीन्स आपकी इनिशियल तैयारी, इनिशियल का मतलब जहां से आपकी शुरुआत होती है, आपके इंग्लिश की, आपकी सभी चीज़ों की शुरुआत होती है, वहां से मैं आपको इस पूरी की पूरी इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा। आप सब मेरे साथ जुड़ो। हमारे सभी जितने भी स्टाफ हैं वो सब पूरी भरपूर तरीके से मेहनत पर लगे हैं सभी लोग। और हमारे यहाँ से सबसे प्लस पॉइंट कि जितने भी हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, उन सब से फीडबैक ले लो और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को समझाते हुए काम को करना शुरू करना है, राइट। और किसी भी तरीके की पेंडेमिक को लेके परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह की पेंडेमिक। यार एक बात बताओ, हम कहते हैं कोरोना आया है, अभी आया है, कल चला जाएगा। आपका जो वक्त है वापस आएगा? नेवर बी पॉसिबल टू बैक योर टाइम। आपका समय वापस नहीं आएगा। उसकी वजह है समय कभी रुकता नहीं, समय कभी लौटता नहीं। बात समझ रहे हो ना? आप एक टेंस में बंधे हो, आप एक टेंस में बंधे हो। आज प्रेजेंट है तो कल पास्ट तो कल फ्यूचर, आज प्रेजेंट तो कल पास्ट तो कल फ्यूचर। ऐसा ही सेंस आपके साथ चलता चला आता है और इस तरह से पूरी की पूरी हम इस कमिटमेंट के साथ आप सबके साथ जुड़ेंगे और जुड़कर सभी तरह के एग्जामिनेशंस और सभी तरह के एग्जामिनेशन के कोर्सेज को लेकर डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि एनडीए का और सीडीएस का जो भी सिलेबस है, XY ग्रुप का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी आप पेंडेमिक ना बनो और साथ ही साथ चीज़ों को समझते समझाते काम करते स्टार्ट करना है। अच्छा, काम करने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप क्वेश्चन को समझना और समझाने का काम शुरू किया जाए, आप एक चीज ध्यान देना, जब भी हम टॉपिक्स को टेकअप करें तो टॉपिक को लेकर एकदम आप बेहतरीन तरीके से तैयारी बना कर रखें। और साथ ही साथ जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूं, उस टॉपिक पर आपकी तैयारी पहले से भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह आप तैयारी करो और फिर इसके बाद चीज़ों को समझाते हुए हमें काम करना है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से ये आप समझ लो, एनर्जी आपको झोंक देना है, पूरी तरह से आप एनर्जी झोंको। और जितना आप एनर्जी झोंकोगे, जितनी एनर्जी आप अपनी तैयारी के लिए लगाओगे, उसका 10 गुना एनर्जी हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके सेंस में इस तरह से आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और बना करके सभी चीज़ों को कवर करिए